कैसे हो? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, और आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन को। ये आपको पता है ब्लाइंड पोइट कहे जाते हैं, और जॉन मिल्टन की जो कंपैरिजन है वो इंडियन पोइट सूरदास से की जाती है। जॉन मिल्टन एक बहुत ही प्रतिभाशाली पोइट रहे। काफ़ी सारे अचीवमेंट्स इन्होंने अपनी लाइफ में किए। एपिक्स लिखे, ब्लैंक वर्स लिखा। इनको लेडी ऑफ द स्कूल कहा जाता था क्योंकि ये बहुत हैंडसम थे, लेडीज जैसे लगते थे, गर्ल्स जैसे लगते थे। कुल मिलाकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जॉन कीट्स के बारे में। पहले तो हम थोड़ा सा समझेंगे हमारे रिलेवेंट टू द टॉपिक, जो ज़्यादा कुछ खास अलग ना हो और इम्पोर्टेंट हो। देखिए, शुरुआत करते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपकी क्या है? पोइम है, जो ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रेस्क्राइब की हुई है। बाकी का हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइट, और आज हम पढ़ेंगे पोइम का टेक्स्ट, और फिर ब्यूटी ऑफ द पोइम या एनालिसिस ऑफ द पोइम, और क्वेश्चंस रिलेवेंट टू दिस पोइम और पोइट जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अलग अलग जगहों पर पूछे गए और इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए खासतौर से ये लेक्चर, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी इसके साथ रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ रहेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन आप देख रहे हो सामने मेरे साथ, इमेज जो है जॉन मिल्टन की दी हुई है। यहाँ आप जॉन मिल्टन को देख सकते हैं, हैंडसम लगते हैं, गर्ल्स जैसे लगते हैं, तो लेडी ऑफ द कॉलेज इन्हें माना जाता था। तो देखिए यहाँ देखेंगे, अगर हम जॉन मिल्टन का बर्थ देखें, पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को हम तैयार करते हैं। अपन इनका बर्थ देखें तो इनका बर्थ हुआ था 9 दिसंबर, डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, 9 दिसंबर 1608 यानी कि 1608 में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1674। क्लियर है? अच्छा, डेथ और बर्थ क्लियर हो गए आप लोगों को? ओके और नॉट ओके? ठीक है ना? हाँ। तो अब ये 9 दिसंबर है, उसको आप याद रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1608 याद रखना पड़ेगा। 1608 में इनका बर्थ है और 1674 में इनकी डेथ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं 17th सेंचुरी से। कौन से पॉइंट? हमारे जॉन मिल्टन साहब। ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी रचनाएं तो उनके अंधे होने के बाद की हैं, ठीक है ना? ओके, काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने अंधे होने के बाद की है। आगे देखिए, अगर हम कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म आप जानते हैं कहाँ हुआ है? बताइए। इंग्लैंड, लंदन। लंदन में हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लंदन में कौन सी जगह पर हुआ है? लंदन में हुआ है इनका ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड स्ट्रीट लंदन। और डेथ कहाँ हुई है? डेथ हुई है बर्न हिल। बर्न नहीं, बर्न हिल, बर्न हिल रो, सेम सिटी लंदन। ऑक्यूपेशन इनका मेन क्या रहा है, क्या व्यवसाय रहा है? आपको बताइए। पोइट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। पोइट और ट्रांसलेटर। इनको किस किस रूप में आइडेंटिफाई कराया जाता है, किस किस रूप में इनको परिचित कराया जाता है, तो वो आप देख लीजिए। इनको किस किस रूप में परिचित कराया जाता है, तो अगर हम आइडेंटिटी नहीं, जॉन मिल्टन आपको किस किस रूप में देखने को मिलेंगे? जॉन मिल्टन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक तो ये ग्रेट हिस्टोरियन रहे, राइट। एक ये क्या रहे? सिविल सर्वेंट रहे। सिविल सर्वेंट किस समय पर रहे? सिविल सर्वेंट रहे। सिविल सर्वेंट ये कब रहे? जब कॉमनवेल्थ आया हुआ था, तो कॉमनवेल्थ के टाइम पर रहे, और कॉमनवेल्थ के टाइम पर ये रहे थे काउंसिल ऑफ स्टेट के अंडर। फिर बाद में ये ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर भी इन्होंने अपना समय निकाला। ये सिविल सर्वेंट रहे हैं। इसके अलावा ये एक पॉलेमिसिस्ट रहे हैं।
पॉलेमिक राइटर रहे हैं। इसके अलावा ये आपको पता है कि ऑथर रहे हैं, ये यूज्ड ब्लैंक वर्ड्स, यूज्ड या वॉज फर्स्ट टू यूज, ऐसे कह दो, वॉज फर्स्ट, ये पहले रहे हैं जिन्होंने यूज किया है, फर्स्ट टू यूज क्या, ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स सबसे पहले इन्होंने यूज किया है, ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स को अपनी पॉइंट्स में यूज करने वालों में रहे हैं कौन, आपके जॉन मिल्टन साहब। एक ये पम्पलेटियर रहे हैं, PAMPHLEETER या LE, एक मिनट को, पैम्पलेट, पैम्पलेटियर रहे हैं। पैम्पलेटियर कौन होते हैं, जो छोटी छोटी किताबें लिखते हैं, छोटी छोटी बुक्स लिखते हैं, ठीक है ना, वो पैम्पलेटियर रहे हैं। इसके अलावा इनका एक खास विशेषता ये रही है कि ये विलियम शेक्सपियर, अगर आपने नाम सुना हो, विलियम शेक्सपियर के बाद इनको रिगार्ड किया गया है, इनको माना गया है ग्रेटेस्ट पोएट। तो कंसीडर्ड ए ग्रेट पोएट, ये कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर, अंतम कवियों में ये माने गए हैं ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद इनको माना गया। विलियम शेक्सपियर, WS लिख दिया, विलियम शेक्सपियर समझ जाओगे आप। इसके बाद अगर अपन की बात करें तो ये प्यूरिटन एज से रिलेटेड रहे हैं, तो प्यूरिटनिस्ट रहे हैं। प्यूरिटनिस्ट रहे हैं। आपको पता है प्यूरिटन एज जो है, प्यूरिटन पीरियड है 1625 से चालू हो गया था, और इसमें कारण था कि सिविल वॉर चल रहे थे। सिविल वॉर के समय पर जो पॉलिटिक अपहीवल चल रहे थे, तो उनके दौरान एक एज बना प्यूरिटन एज। हालांकि जो मिल्टन का जो समय रहा, मिल्टन का खुद का समय कैसा रहा, मिल्टन का खुद का समय अपनी एज से रहा, मिल्टॉनिक एज कहते हैं। इनके जो समय काल रहता है, इनकी अवधि रहती है समय काल की, उसको मिल्टॉनिक एज कहते हैं, प्यूरिटन एज भी कहते हैं। तो इनके टाइम को प्यूरिटन एज और मिल्टन एज बोलते हैं। तो एक बार फटाफट से देख लीजिएगा इनका जन्म कब हुआ, बताइए। हुआ तो 17वीं शताब्दी में ही, लेकिन हुआ कब, 1608 में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1674 में। जन्म कौन सी जगह पर हुआ, जगह का ब्रॉड स्ट्रीट याद रखना। और जो मृत्यु हुई, मृत्यु किस जगह पर हुई, मृत्यु आपको बर्न हिल रो में याद रखनी है, बर्न हिल रो में याद रख लोगे। इसके अलावा इनका जो पोएट है, ट्रांसलेटर है, इनका खास याद नहीं है। प्यूरिटनिस्ट रहे हैं, पैम्पलेटियर रहे हैं, इनको ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता था आफ्टर विलियम शेक्सपियर। ये फर्स्ट रहे हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज किया है। पॉलेमिक राइटर रहे हैं, और पॉलेमिसिस्ट भी कहते हैं, पॉलेमिसिस्ट, पॉलेमिसिस्ट CIST रहते हैं, इनको पॉलेमिसिस्ट कह दो या पॉलेमिक राइटर कह दो। और सिविल सर्वेंट रहे हैं, ग्रेट हिस्टोरियन रहे हैं, महान इतिहासकार रहे हैं। तो ये इनका कुछ विशेषताएं थी। अब चलते हैं दोस्तों अपन आगे। स्पाउसेज, इनकी पत्नियां 3 रही हैं साहब, 3 रही हैं, 3 वाइफ रही हैं। कुछ ऐसी थी जो इनके अंधे होने से पहले थी, 44 की एज में ये अंधे हो गए, ठीक है ना। 1652 में ये ब्लाइंड हो गए, लेकिन उनसे पहले भी इनकी एक पत्नी थी, है ना, और उनका नाम था मैरी पावेल। एक तो मैरी पावेल थी और दूसरी थी कैथरीन वुडकॉक। और जिन्होंने इनकी मरने तक साथ दिया वो थी, पता है, एलिजाबेथ मिंशल। एलिजाबेथ मिंशल, कैथरीन वुडकॉक, मैरी पावेल, ये तीनों इनकी क्या थी, वाइफ्स थी, तीनों पत्नियां थी। हालांकि इनकी फोटोज लाना रेयर था, दुर्लभ था। पीरियड इनका जो टाइम था उनको प्यूरिटन एज भी कहते हैं, प्यूरिटन एज, रेस्टोरेशन से जस्ट पहले प्यूरिटन एज भी कहते हैं, और इसको मिल्टॉनिक एज भी कहते हैं। इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना लो, ग्रेड फर्स्ट में नहीं पूछा जाता है प्यूरिटन और मिल्टॉनिक एज, ठीक है ना। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एज के टाइम पर ये रहे। अब अपन डिस्कस करेंगे अगली चीज। देखो इन्होंने क्या क्या चीजें, कैसे कैसे अपना लिखना शुरू किया। तो अगर इनकी देखें कि सबसे पहला जो मास्टरपीस इनका था कौन सा था, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्या था, ओड, ये लिख रहा, देखो ये रहा,
कि ये मिल्टन का ओड रहा ऑन द, सबसे पहले ओड लिखा उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने अपनी फीलिंग्स, जो प्रकृति के लिए फीलिंग्स दिखाई, नेचर के लिए सबसे पहले इन्होंने फीलिंग्स दिखाई, वो किसमें, एल एलेग्रो और क्या सेकंड पेंसरोसो, इसमें दिखाया था। तो ये एल एलेग्रो और पेंसरोसो में इन्होंने सबसे पहले नेचर के लिए अपनी फीलिंग्स को दिखाया। इसके बाद अगर अपन कहें कि एंटायर, इन्होंने एक मॉस्क लिखा था, ठीक है ना, एक मॉस्क लिखा था और इस मॉस्क का नाम कॉमस था। क्या लिखा था इन्होंने, मॉस्क कॉमस, इन्होंने कॉमस नाम का एक मॉस्क लिखा। और ये आपको बस इतनी सी याद रखना है कि कॉमस नाम से, कॉमस किसने लिखा, ये लिखा जॉन मिल्टन ने। सबसे पहला इनका क्या और कंपोजिशन, सबसे पहली जो रचना है उनकी क्या थी, तो आप बताएंगे कि ऑड थी साहब, किस पर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, किसकी, ऑन द मॉर्निंग किसकी, ऑन किसकी, क्राइस्ट के नेटिविटी की। फिर आपको पूछेगा कि भैया इनकी अपनी फीलिंग्स नेचर के लिए किस में दिखाई, एलेग्रो में और सेकंड पेंसरोसो में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो कुछ राइटर्स हैं, उनके बारे, उनका जो है क्या जॉन मिल्टन के बारे में कुछ विचार रहे हैं, तो वो देख लीजिए। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि जॉन मिल्टन क्या है, ग्रैंड स्टाइल है। ये कॉमर्स के लिए भी कहते हैं कि इन्होंने जो भी अपनाई स्टाइल अपनाई है लिखने की, वो ग्रैंड स्टाइल यूज की है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की बात है। स्वाइनबर्न जो है, स्वाइनबर्न इनके बहुत अच्छे फैन थे। वो कहते थे कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस है इंग्लैंड की ये भगवान के द्वारा दी गई उपहारित ये एक अंगीय आवाज़ है, यानी कि एक ऐसी आवाज़ है जिसको अंगिक रूप में हम यहाँ पर इंग्लैंड में देख सकते हैं। ये भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड वाले ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, जिन्हें आप इंग्लैंड में एक इनके धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स मान सकते हो। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट लॉरेट भी थे, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इनके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली है। 18th सेंचुरी का पोइट जो इनके बारे में, 18 लगभग 19th सेंचुरी है ना, वो पोइट जो है वो इनके बारे में शानदार बात बोलता है। वो कहता है तुम्हारी आत्मा जो है वो एक स्टार की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और चारों तरफ बिखरी पड़ी है, यानी हर तरफ आपको आपकी आत्मा को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये डेला कासा कौन है? ये डेला कासा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनेट लिखना सिखाया था। किसको? हु टॉट मिल्टन टू राइट सोनेट, मिल्टन हाउ टू राइट सोनेट। सोनेट लिखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सोनेट लिखना किसने सिखाया, तो डेला कासा ने सोनेट लिखना, सोनेट कंपोज करना किसको सिखाया था? जॉन मिल्टन को सिखाया था, ठीक है ना, डेला कासा ने। तो ये याद रखना आपको, डेला कासा याद रखना है, वर्ड्सवर्थ का क्या स्टेटमेंट रहा, स्विनबर्न क्या कहते हैं, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा। ये इतना खास नहीं, आप डेला कासा याद रखना। मिल्टन ने टोटल सोनेट्स कितने लिखे? अगर मिल्टन के सोनेट्स की बात आ जाए तो आपको सोनेट्स बोलने हैं। टोटल मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे हैं, ज़्यादा खास नहीं लिखे, विलियम शेक्सपियर के बराबर तो नहीं थे। 24 सोनेट्स लिखे हैं। 24 सोनेट्स में से आपको पूछेगा भाई कितने सोनेट कौन कौन से हैं, तो आपको कहेंगे 16 और 8, ये दो भागों में डिवाइडेड है, 16 एंड 8। तो 16 सोनेट्स तो इन्होंने किसके लिए लिखे हैं? 16 सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने इंग्लिश में। किसके लिए का तो खैर अपन को नहीं पूछेगा, इतना से देख लो 16 सोनेट्स, और ये भी नहीं पूछता अपन से। तो 16 सोनेट्स इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी के बच्चे 8 सोनेट्स इन्होंने किस में लिखे हैं? आपको ये लिखे हैं इटालियन लैंग्वेज में, इटालियन में लिखे। बस इतना सा ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर अपन ऑन इज ब्लाइंडनेस देखते हैं। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है, इनका टाइटल न्यूटन जी ने इसको दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑन इज ब्लाइंडनेस टाइटल न्यूटन ने दिया था, और इनका जो टाइटल था पोइम का, वो था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये लाइट स्पेंट, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेंट, लाइट इज स्पेंट। ये देखिए, ये टाइटल अगर मान लीजिए कह लेते हैं अपन कि टाइटल था। दरअसल आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आपको याद बताना है आपको कि ये क्या है, एक सोनेट है।
क्या ये एक सोनेट है? क्या ये भाई लोग ये एक सोनेट है? क्या है आपका टाइटल? ये एक सोनेट है। और इसी सोनेट को थोड़ा सा अपन और डीपली देखते हैं। इसके अंदर थीम क्या है? इसमें थीम, मेन थीम है कि भैया फेथ, फेथ फॉर गॉड या फेथ टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स गॉड, जजमेंट, जस्टिस। कि जब ईश्वर जो जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो बिल्कुल क्या होता है, वो सही होता है और उस पर उनका फेथ है। बस फेथ दिखाया गया है, फेथ है, भगवान पर फेथ है पूरा। किसका? जॉन मिल्टन साहब का। मीटर आपसे पूछे कि मीटर कौन सा यूज किया गया है, तो इसमें हर लाइन में पांच मीटर्स हैं, 10 सिलेबल्स हैं, आयम्बिक है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस को फॉलो किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपन बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। ज़्यादातर सोनेट्स में होता भी यही है, आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है, तो सोनेट है। आपसे पूछा जाएगा कि सोनेट कौन सा है, आपसे पूछा जाए कि सोनेट कौन सा है, तो ये आप पता है मिल्टन जो है पेट्रार्कन सोनेट पर आधारित रहता है। मिल्टन के सोनेट बेस्ड ऑन पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, इनको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, इन दोनों पर ये प्रॉपरली क्या है, आधारित है। और ये अपन से मिल्टॉनिक सोनेट अलग से भी बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम तो सिंपल सी है, इसकी बहुत ही सिंपल सी राइम स्कीम दी है। इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो है इसका ऑक्टेव या ऑक्टेव, ये तो ऑक्टेव हो गया, ऑक्टेट भी कहते हैं, और सेस्टेट। दूसरा पार्ट है इसका सेस्टेट का। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है ऑक्टेव और एक है सेस्टेट। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में टोटल 8 लाइन है, और 8 लाइन की राइम स्कीम क्या है? अब्बा अब्बा, मतलब ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक है ना। और अगला है सी डी ई, सी डी ई। एक बार देख लेते हैं, यही है क्या? राइम स्कीम मैच कर लेते हैं। ये देखिए, या देखिए, ये देखिए, स्पेंट, वाइड, हाइड और बेंट, ए बी बी ए, प्रेजेंट, चाइल्ड, डिनाइड और प्रिवेंट, ये ए बी बी ए, ठीक है ना। इसके बाद में ये अपना और भी आगे देख लीजिए, सी डी, सी डी, नीड, बेस्ट टेस्ट, बेस्ट स्टेट, तो नीड सी डी ई, स्पीड, नीड स्पीड, बेस्ट रेस्ट, स्टेट वेट। तो यहाँ पर सी डी ई ये राइम स्कीम सेट हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो अब चलते हैं अपन वापस से इस पर आते हैं। तो ये ए बी बी ए, सी डी ई, ये आपकी क्या होती है, राइम स्कीम इसके अंदर हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आपसे सेटिंग ऑफ द पोएम पूछे कि पोएम में क्या होता है। पोएम में टोटल 8 लाइन्स हैं, आपको बताया है कंप्लीट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स हैं, ऑक्टेव में। और सेस्टेट में कितनी लाइन्स हैं? सेस्टेट में आपको टोटल क्या है, सेस्टेट में आपको 6 लाइन मिलेंगी। तो ये आपके 8 + 6 मिलाकर के टोटल क्या हो गई, 14 लाइन्स हो गई। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ऑन इज ब्लाइंडनेस में कितनी लाइन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोनेट है, और आपसे टाइप ऑफ सोनेट पूछे तो आप बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा इसमें एक क्या आ रहा है, इसमें वोल्टा आ रहा है। वोल्टा क्या है? वोल्टा आता है आपके सेस्टेट के अंदर। क्या होता है? सेस्टेट में वोल्टा आता है, और सेस्टेट शुरू होने से पहले आ जाता है। एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें? ऑक्टेव में। आज से कोई भी पूछे कि भैया ऑक्टेव में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिटोरिक क्वेश्चन कैसा होता है सर? इसमें पोइटिक प्रश्न होता है। रिटोरिक प्रश्न होता है, उसमें क्या होता है, रिटोरिक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। किसके अंदर? ऑक्टेव की लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन ऑफ ऑक्टेव, लास्ट लाइन ऑफ ऑक्टेव। आपको बता दिया, जॉन न्यूटन जो है, गिव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन न्यूटन ने क्या किया? जॉन न्यूटन जो थे ना भाई साहब, इन लोगों ने, इस बंदे ने क्या किया था? टाइटल दिया था कौन सा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने दिया था। ओके, अब चलते हैं अपन, आज पढ़ेंगे पोइम का टेक्स्ट, बाकी के कल पढ़ेंगे अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो अभी अपन ने पोइट के बारे में प्रॉपर जान लिया, पोइम की सेटिंग, पोइम का राइम स्कीम, पोइम का जो नॉर्मल एनालिसिस है, वो सुपरफिशियल एनालिसिस है, सरसरी निगाहों से हमने देख लिया है। अब चालू करते हैं हम पोइम के ट्रांसलेशन की ओर। चलिए देखिए, व्हेन आई कंसीडर
व्हेन आई कंसिडर, बहुत ही प्यारी पोइम है, और ये पोइम भाई साहब ने तब लिखी है जब इनकी आंखें चली गई है, नज़र चली गई है। 1652 में ये अंधे हो गए थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनत करते थे। मात्र 44 साल की अवस्था, अभी जीवन की आधी अवस्था गुजरी थी और उनकी नज़रें चली गई। तो देखो क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मुझे ये समझ में आता है, मैं ये कंसीडर करता हूँ, कंसीडर मतलब विचार करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, जब मुझे ये जानकारी होती है कि हाउ माई लाइट, कि मैंने मेरा जो लाइट है, लाइट मतलब होता है आई साइट, नज़र, आई साइट, मेरी जो नज़रें हैं, मेरी जो आंखें हैं, मैं जो देख पाता हूँ उसको, वो क्या है, स्पेंट, वो खर्च हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मतलब अब मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरी नज़रें चली गई है, मेरी आई साइट क्या हो गई है, लूज हो गई है, मैंने खो दी है आई साइट। एर मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी किससे पहले, हाफ माई डेज, अभी तो मेरी जिंदगी के आधे दिन बच रहे हैं, अभी तो मेरी जिंदगी के आधे दिन बच रहे हैं, और उससे पहले ही मैंने अपनी आंखें, मैंने अपनी नजरें क्या कर दी है, खो दी है। और जब मैं इस बात को विचार करता हूं तो मेरा दिमाग क्या है, टेंशन में आ जाता है, मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं। अब मैं कैसे जीऊंगा इन दिस डार्क, इस, अब मेरे लिए पूरी दुनिया डार्क हो गई है। कैसी हो गई है मेरे लिए, डार्क वर्ल्ड हो गया है, ठीक है ना, डार्क वर्ल्ड हो गया है एंड वाइड, और बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। अब आप एक भी अंधे व्यक्ति को जानते हो, आप अंधा व्यक्ति जो होता है वो इस दुनिया को, दुनिया की लिमिटेशंस नहीं जानता, उसको पता है, मतलब उसको लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे जाननी थी, और इतनी बड़ी दुनिया में अब मैं बिल्कुल, मेरे लिए अंधेरी हो गई है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्या मेरे सारे और क्या हो रहा है, और कितनी सारी चीज़ें मेरे सामने है, कितनी सारी चीज़ें मेरे चारों ओर है, तो उसको नहीं पता है। वो कह रहा है कि मेरे दिन जो हैं, अभी तो मेरे आधे ही दिन निकले हैं, आधे दिन जिंदगी के बाकी हैं, और उससे पहले ही मैं अपनी क्या है, अंधेरी और इस चौड़ी सी दुनिया में, इस बड़ी सी दुनिया में अपनी नज़रें गवा बैठा हूँ, कैसे देखूंगा, अब मेरे लिए दुनिया क्या हो गई है, अंधेरी हो गई है। एंड और दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो वन टैलेंट था, टैलेंट शब्द जो वन टैलेंट को कहते हैं कि गॉस्पेल, ये आपका जो मैथ्यू वाला, मैथ्यू 25 एक चैप्टर चलता है, क्या पैरेबल ऑफ टैलेंट के अंदर, पैरेबल ऑफ टैलेंट का एक रेफरेंस है, एक पैरेबल है, पैरेबल ऑफ टैलेंट, उसके रेफरेंस में एक मैथ्यू 15, मैथ्यू 25 सॉरी, मैथ्यू 25 करके एक एपिसोड है, उस एपिसोड के अंदर एक छोटी सी घटना के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो अपने 3 शिष्यों को कह दो क्या करता है, 3 अलग अलग एक एक टैलेंट देता है, कॉइन देता है, तो वो उनको यूज करने की कहता है, तो किसी ने यूज किया, किसी ने दफना दिया, किसी ने उसके डबल कर लिए, तो उसकी बात चल रही है, लेकिन अपन को इस रेफरेंस से कोई मतलब नहीं, आपको रेफरेंस का याद रख लेना कि पैरेबल ऑफ टैलेंट था ये, है ना। तो देखो एंड दैट वन टैलेंट, और जो वन टैलेंट मेरे पास है, टैलेंट यहाँ पर कौन सा, राइटिंग पोइम्स, राइटिंग टैलेंट, कि मेरे अंदर लिखने का जो टैलेंट है, मेरे अंदर पोइट्री प्रोडक्शन का जो टैलेंट है, विच इज डेथ, जो लगभग लगभग हम मौत ही क्या कर सकती थी, हाइड कर सकती थी, जिसको छुपाने का काम कौन कर सकता है, मौत ही कर सकती थी, मतलब वो मर गया है, कहने का मतलब वो मर के छुप गया है। अब वो पोइटिक टैलेंट जो है मेरे अंदर, वो क्या है, मैं अब लिख नहीं सकता, कविताओं को लिख नहीं सकता। अब डेथ, वैसे तो उसको मौत ही छुपाती, इतना गहरा टैलेंट था मेरे अंदर, उसको छुपाने का काम तो कौन करती थी, कौन करती, मौत। लेकिन अब क्या हो गया है, वो लोज्ड, दब गया है, दफ गया है, मतलब मेरे अंदर रह गया है। मेरे लोज मानी होता है रहना, लोज नहीं बनते, बाबा लोज, फलाना लोज, ढीका लोज, जिसमें रहते हैं लोग, तो वो रहने लगा है किसके साथ, विद मी, यानी कि वो दफ गया, दफन की क्या कर सकते हो, रहने लगा है, दफन गया है, दफन गया है, किसके साथ, मेरे साथ ही दफन गया है, और वो भी कैसा, यूजलेस हो गया है, क्योंकि मेरे अंधे होने के बाद मैं कविताओं को लिख नहीं पाऊंगा, और ये मुझे हमेशा इस चीज के लिए पछतावा रहेगा। दो हालांकि माई सोल, मेरी आत्मा, मोरवेंट, पूरी तरह से झुकी हुई है, हालांकि मैं मन से जो है पूरी तरह से झुका हुआ हूं, मेरा मन जो है पूरी तरह से झुका हुआ है कि टू सर्व, की मैं सेवा करूं, क्योंकि मैं इस साहित्य को लिखने से, कविताओं को लिखने से, पोइट्री को लिखने से मैं भगवान की तो सेवा कर रहा हूं। तो वो कह रहा है, कितनी प्यारे शब्दों में बोलता है कि मैं सर्व करना चाहता हूं देयर विद, इस पोइट्री के साथ, विद माई मेकर, किसकी, मेरे मेकर की, मेरा मेकर है, मेरा गॉड है, मेरा भगवान है, मैं उसकी सेवा ही तो कर रहा था, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है कि आप अपने टैलेंट का सर्वश्रेष्ठ यूज करो, खुद भी अपने चीज़ों को, जो भी आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को आप लोगों के कंट्रीब्यूशन में, लोगों के भलाई के लिए यूज करो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सर्व करना चाहता हूँ, मेरी आत्मा अभी भी झुकी हुई है, मेरे मन में अभी भी यही है कि मैं अपने भगवान की क्या करूँ, अपनी कविताओं को लिख करके सेवा करूँ।
एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करूं, प्रस्तुत करना, और मैं प्रस्तुत करूं, प्रेजेंट करूं, क्या प्रस्तुत करना, क्या प्रस्तुत करूं, मैं प्रस्तुत करूं मेरा ट्रू अकाउंट, मेरे मन की बातें, मैं अपने मन के विचार, मेरी जो सच्ची बातें हैं, जो मैं कहना चाहता हूं, लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान से कहना चाहता हूं, इंसानियत से कहना चाहता हूं, मैं उन ट्रू अकाउंट्स को क्या कर पाऊं, व्यक्त कर पाऊं। लेस्ट, और मैं सच्चाई बता पाऊं कि भाई मैं ईश्वर, मैं आपके लिए मेरे अंदर विचार क्या है, मानवता के प्रति मेरे क्या विचार हैं, तो मैं ट्रू अकाउंट को क्या है, मेरी सच्ची कहानी को मैं बयां कर पाऊं, सच्ची कहानी। और मुझे डर लगता है लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ये रिटर्निंग चाइल्ड कि बदले में मुझे अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी पोइट्री ना लिख पाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो ये रिटर्निंग चाइल्ड कि वो मुझे बदले में फटकार दे, या वो मुझे फटकार दे मतलब गॉड की मैं फटकार खाऊं उससे पहले मैं अपने आप को, अपने ट्रू अकाउंट को प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन अब मेरे पास वो दुखी मूड में है, पॉइंट यहाँ पर बहुत दुखी मूड में है, सैड मूड में है, बिल्कुल उदास मूड में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भगवान क्या कर दे, फटकार दे, और भगवान फटकारने से पहले ही, भगवान मुझे फटकारे उससे पहले ही मैं अपनी सच्चाई दिल खोल करके भगवान के सामने रख देना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन। अब 7वीं लाइन में देखिए, सातवीं लाइन में, यहाँ 8वीं है, यहाँ तक है, ठीक है ना। अब 8वीं लाइन यहाँ तक है, तो वो कह रहा है कि 8वीं लाइन अपनी पूरी है, यहाँ तक ही है, ठीक है ना। यहाँ तक देखो, यहाँ ये 7वीं लाइन में एक प्रश्न करता है, ठीक है ना। अपन ने लिखा है कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन कहता है, लास्ट लाइन ऑफ ऑक्टेव, लास्ट लाइन कह दो या सेकंड लास्ट लाइन कह दो, 7वीं लाइन कह दो, 7th लाइन कह दो, 7th लाइन, ऑक्टेव की 7th लाइन में वो क्या करता है, एक प्रश्न करता है, और वो प्रश्न क्या करता है, डज, डथ मीन्स ये पुराना टाइम है, तो पुरानी टाइम की इंग्लिश है, तो उसको बोलते हैं डज गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान को एग्जैक्ट है, चाहिए, रिक्वायर है, क्या भगवान को मुझसे अब भी, जब मैं अंधा हो गया हूं, तो क्या वो मांगते हैं डे लेबर की मैं मेहनत करूं, क्या मैं दिन में मजदूरी करूं, जब मेरी आंख ही मेरा साथ नहीं दे रही है, मैं अंधा हो चुका हूं, तो क्या भगवान मुझसे अभी डे लेबर की एक्सपेक्टेशन करते हैं। लाइट डिनाइड, जब मैं अंधा हो चुका हूं, लाइट मेरे को डिनाई कर चुकी है ना, लाइट मेरे को डिनाई कर चुकी है। आगे देखिए, आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से भगवान से पूछता हूं, प्रेम पूर्वक मैं भगवान से पूछता हूं कि क्या भगवान मेरी जब दिन की जो दिन में मैं देख नहीं सकता, मेरे को लाइट जो है डिनाई कर चुकी है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, तो क्या अब भी आप मुझसे मेहनत की उम्मीद रखते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं अब भी कोई कविताएं लिखूं, ठीक है ना, मैं कुछ और लिखूं। बट लेकिन इतना मैं बिलाप कर रहा था, रो रहा था, चटर मटर कर रहा था, बातें कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, तो इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए आया कौन, पेशेंस आया साहब, पेशेंस आया। पेशेंस क्या कहता है, धैर्य क्या कहता है, धैर्य कहता है, पेशेंस कहता है, पेशेंस तो धैर्य, ये धैर्य बोलता है, टू प्रिवेंट, मुझे रोकता है, और रोकता है किसको, मेरी बड़बड़ाहट को। धैर्य मेरी बड़बड़ाहट को रोक करके क्या कहता है, दैट मरमर, मेरी इस बड़बड़ाहट को रोकता है और बोलता है, सून रिप्लाई, शीघ्र जवाब देता है, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि भगवान को कभी भी आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को कभी आवश्यकता नहीं है किसकी, किसी भी इंसान के काम की। भाई ना तो पॉइंट तेरे काम की इसको जरूरत है, ना किसी और के काम की इसको जरूरत है, भगवान को कभी किसी की मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और इज ओन गिफ्ट्स, और जो भगवान ने अपने खुद के गिफ्ट्स तुम लोगों को दिए हैं, जो तुम्हें टैलेंट दिए हैं, उसको टैलेंट भी वापस नहीं चाहिए। तुमको जो टैलेंट दिया है उसका तुम यूज करो, यूटिलाइज करो, सदुपयोग करो, वो तुमसे अपना टैलेंट भी वापस नहीं चाहता, या तुमसे तुम्हारे गिफ्ट भी वो नहीं चाहता। इसके दोनों मीनिंग ले सकते हैं कि वो तुमसे तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं चाहता है, या भगवान ने जो तुम्हें अपने टैलेंट्स दिए हैं आपके लिए पर्टिकुलर टैलेंट्स, वो वापस नहीं चाहता है। वो कह रहा है कि हु बेस्ट बियर, वो व्यक्ति भी जो कि बेस्ट मानी सबसे अच्छे से, बियर मानी सहन कर लेता है। किसको सहन कर लेता है, भगवान के, हिज किसके लिए है, गॉड के लिए, उसके माइल्ड योग को, उसके बहुत ही सॉफ्ट से योग को, उस सॉफ्ट से योग को, योग मानी होते रस्सी, या फिर वो जुआ होती है जिस पर बैल को बांधा जाता है, तो वो जो बैल होते हैं, जानवर होते हैं, जो उस रस्सी को सहन कर ले, कहने का मतलब भगवान की हर अनुग्रह को सहन कर ले, भगवान की हर दी गई टैलेंट को अच्छे से यूज कर ले, कहने का मतलब भगवान के द्वारा दिए गए सारे जो नियम हैं, कानून हैं, पालनाएं हैं, उनको वो यूज कर ले, वो भी क्या करता है, दे सर्व, वो भी सर्व कर लेता है। योग मानी क्या कहते हैं आप, योग मानी बर्डन,
आप कह दो बर्डन, बोझ। भगवान ने जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं उनको भी तुम बहन कर लो अच्छे से, तो दे सर्व हिम बेस्ट, वो भी भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, है ना, वो भी सेवा कर लेते हैं। भाई तो जरूरत नहीं है, तेरे अंदर आंखों की रोशनी गई है, कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले, लेकिन अगर तू तेरी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन अच्छे से कर रहा है, तो जिस बात का दुख है कि तेरी नजरें चली गई हैं, तो भी ये क्या है, भगवान की सेवा करना ही है। हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, भगवान का जो राज्य एम्पायर है जिसमें अपन लोग रह रहे हैं, इस किंगली, वो राजाओं है, रॉयल है, शाही है। राजा जो है, राजाओं मतलब भगवान जो है राजाओं के राजा है, किंग ऑफ किंग्स हैं, उनको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स, हजारों हैं, हजारों हजारों उनकी सेवा के, हजारों गुलाम हैं एट इज बिडिंग स्पीड, जो उनकी बिडिंग स्पीड पर काम करते हैं। उनके केवल कहने मात्र की देरी की बात है, कहने मात्र की बात है। अगर भगवान ने आदेश दिया तो केवल आदेश पर ही एक्टिव हो जाते हैं, आदेश पर ही एक्टिव होना मतलब तेज गति से आदेश पर एक्टिव हो जाते हैं। न जाने कितने एंजल्स हैं, कितने देवदूत हैं, कितने गॉड के नीचे कितने डाइटीज काम करते हैं, वो सारे के सारे डाइटीज भगवान के एक कहने पर इधर से उधर कूदने दौड़ने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। एंड पोस्ट, और ट्रेवल करते हैं, यात्रा करने लग जाते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, पूरी जमीन पर, पूरी धरती पर, महासागरों पर भी, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। इंसान को तो फिर भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान के लिए तो ऐसे ऐसे एंजल्स हैं, ऐसे ऐसे एंजल्स काम कर रहे हैं जो बिना रेस्ट किए क्या कर लेते हैं, और पूरी जमीन और महासागरों पर क्या कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं। ये लाइन आपसे पूछी जाती है कि लास्ट लाइन कैसे एंड होती है, तो दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल वहां पर स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं, वो भी वहां पर क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, भगवान की सेवा कर लेते हैं। जो भाई साहब केवल स्टैंड रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहते हैं और भगवान के आशीर्वाद का वेट करते रहते हैं, वो भी एक तरह से बिना अपने पोएटिक टैलेंट को दिखाए जॉन मिल्टन की तरह, वो भी क्या होते हैं, वो भी भगवान के सेवक ही होते हैं, वो भी सेवा करते हैं। इसके लिए ईश्वर की सेवा करने के लिए आपको अपना टैलेंट दिखाने की ही जरूरत नहीं है, वो भी लोग भगवान की सेवा कर लेते हैं जिनके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की क्षमता है, और वो भगवान के फेवर का इंतजार करते रहते हैं। ये दोस्तों ये कविता थी, और इस पोइम की लाइन में क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेज हैं, और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मेरे पास हैं ये सारी चीज़ें, अभी भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनको डिस्कशन करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोइम और छोटा सा पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने जो बातें बताई वो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर थैंक यू।